दोस्त, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो उस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती। अगर वही चार्ज रेस्ट में ना रहकर मोशन में आ जाए, यानी कि कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। इस फैक्ट को, इस बात को जो रिकॉग्नाइज किया था वो एक डच फिजिसिस्ट ने किया था, जिनका नेम था एंड्रिक एंटून लोरेंज। एंड्रिक एंटून लोरेंज एक डच फिजिसिस्ट हैं, ये उनका फोटो है। ठीक है, तो उन्होंने हमें इस वाले फैक्ट के बारे में अवेयर किया था या बताया था। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अभी अभी ये तो पता चल गया कि अगर चार्ज मूव करेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द फोर्स, वो फोर्स क्या होगी। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स, यानी कि किस कंडीशन में या फिर कह सकते हो कब चार्ज पार्टिकल सबसे ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 4 का एक टॉपिक जिसका नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, वो फोर्स कितनी होती है ये हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हाइल देयर इज नो सच फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज। यानी इन्होंने बोला कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस फोर्स वाइल, जबकि देयर इज नो सच फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज, यानी कि जब चार्ज रेस्ट में होता है या कहो स्टैटिक होता है तब कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती। लेकिन हम बात करेंगे जब चार्ज मूव कर रहा है। तो आगे बोला सपोज अ पॉजिटिव चार्ज Q मूव विद वेलोसिटी V। सपोज करो कि आपका चार्ज Q मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी V से इन अ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, यानी कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है और चार्ज आपका Q है और मूव कर रहा है V वेलोसिटी से। ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद B वेक्टर, यानी कि B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उनके बीच का एंगल थीटा है। थोड़ा देखो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना है। 3D फिगर है, यहां मैंने समझाने की कोशिश की है। ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, आप देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला कि आपका कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे ये आपकी जमीन है। ठीक है, आप जमीन पे इमेजिन करो, तो जमीन पे ये अपन की क्या है, जमीन है। अब यहां ऐसे मूव करो कि v वेलोसिटी से कुछ भी पार्टिकल मूव कर रहा है कहीं भी, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में। और जो फोर्स लगेगा, अभी हमने बात नहीं की है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। इतना बोला, उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। इस बात का मीनिंग ये है कि अगर मैं इसको जमीन पे मान रहा हूं कि मान लो ये एक जगह है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करना, ये एक जगह है, इस जगह पर v वेलोसिटी से पार्टिकल गया, तो इस जगह पर जब v वेलोसिटी से पार्टिकल गया और मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन पे माना ऐसे करके, तो एक ही प्लेन यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपका पार्टिकल v वेलोसिटी से है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन पर है, लेकिन जो उस पर फोर्स लगेगी वो इस वाले प्लेन के जिस पे ये बात हो रही है उसके परपेंडिकुलर लगेगी, या तो ऊपर या फिर नीचे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक साथ में डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मान लो ये बोर्ड एक प्लेन मान लिया हमने, अगर मैग्नेटिक फील्ड है इधर बी वेक्टर, और मान लो कोई पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज का मूव किया वी वेलोसिटी से इधर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर और वी पार्टिकल इधर मूव किया और उसके बीच का एंगल है थीटा डिग्री, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो इस बोर्ड के बाहर लगेगी या इस बोर्ड के अंदर लगेगी। फील हुआ? यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तो एक ही प्लेन पर है। यानी अगर ये बोर्ड है तो इसी बोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है और इसी बोर्ड पर वेलोसिटी की लाइन है, यानी जो चार्ज क्यों मूव कर रहा है उसकी लाइन है। लेकिन जो फोर्स लगेगा वो इस प्लेन के यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर लगेगा, या तो बाहर या अंदर। वो बात आगे करेंगे। ठीक है, 3D फिगर है, तो इसीलिए यही फिगर यहां समझने की कोशिश की गई है। तो 3D में फोर्स ऊपर पहुंचा दिया वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन कौन है, आपका मैग्नेटिक फील्ड और v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बन रहा है। अब ये वाली लाइन x एक्सिस को बता रही है। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। क्लियर है? आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो एक और मैं 3D फिगर दिखाता हूं, उससे और अच्छे से मजा आ जाएगा। ये समझो, ये देखो, ये क्लियर और होगा। आप देखो, जानते चार्ज पार्टिकल है Q, चार्ज पार्टिकल है मेरे भाई Q। ठीक है, अब क्यू चार्ज पार्टिकल को यहां साफ साफ देख रहे हो, इस वाली कंडीशन में बता रहा हूं। इस वाली कंडीशन में जो वेलोसिटी है ये चार्ज की वेलोसिटी है v, और यहां पर एंगल बनाया इन्होंने 90। यानी कि हमने तो बात की थी कि भाई हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा था, हमारा चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर जा रहा था। लेकिन जो ये डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि दोनों के बीच में एंगल है 90 और फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और यानी उसके भी बीच में एंगल है 90। तो यहां से कंक्लूजन निकला इस डायग्राम को देखते हुए कि इन्होंने
चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर रखा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, चार्ज पार्टिकल को 90 पर रखा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ये भी 90 है, वो फोर्स रखा है। फोर्स 90 इस मैग्नेटिक फील्ड के भी है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी के भी है। क्लियर है? यहां तो 90 की बात थी। यहीं पर एक छोटा सा डायग्राम और बनाता हूं जिसमें एंगल बनाऊंगा, तो ध्यान समझना। कोई भी चार्ज मान लो, कोई भी ये है बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहां पर मैंने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। अब इन्होंने तो बनाया था कि भाई पार्टिकल 90 डिग्री पर है, तो इन्होंने बनाया इस तरीके से, इन्होंने बनाया इस तरीके से कि भाई पार्टिकल है 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन अगर 90 पर नहीं बनाना तो हम कैसे बना सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लो बी वेक्टर और इससे किसी इस तरीके से एंगल पे छोड़ दूं, थीटा एंगल पे वी वेलोसिटी से। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, फोर्स का होगी अपवर्ड, और यहां 3D फिगर में दिखाया गया साफ साफ, यानी एक प्लेन पर है, एक प्लेन पर है कौन कौन? मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल एक ही प्लेन पर है, इस प्लेन के ऊपर फोर्स है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से डायग्राम समझ आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करूं कि कितनी फोर्स लगेगी? ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें बोला है इट इज फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट दैट द चार्ज क्यू मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ सच दैट, यानी इन्होंने कहा है कि आपका जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सच डेट किस तरीके से वो बताएगा? नंबर 1, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी वो उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी जिस मैग्नीट्यूड के अंदर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो पार्टिकल मूव कर रहा है। यानी नंबर 1, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? आगे, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू, यानी कि ये भी देखा जाएगा कि जो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है उसकी चार्ज की क्वांटिटी क्या है, क्योंकि चार्ज कम भी हो सकता है और चार्ज ज्यादा भी हो सकता है। तो भाई क्वांटिटी क्या है? तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो दो बात समझ आ गई, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, फोर्स ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम, फोर्स कम। फोर्स आपकी उस चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है, चार्ज का अमाउंट ज्यादा, फोर्स ज्यादा, चार्ज का अमाउंट कम, फोर्स का अमाउंट कम। क्लियर है? दो फैक्टर समझ आए। आगे बात करते हैं और किस पर डिपेंड कर रही है। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहां ध्यान देने वाली बात है, वेलोसिटी के इन्होंने कॉम्पोनेंट कर दिए। अब हम जानते हैं कि किसी के कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, दो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो इन्होंने कहा है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड b, यानी वेलोसिटी का वो कॉम्पोनेंट आपको लेना है जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। कहानी समझो ध्यान से, यहां बना के दिखाऊंगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड है बी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड और जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो तो एक ही प्लेन में कर रहा है, यानी बोर्ड पर ही बना दूं। फोर्स ही तो परपेंडिकुलर है, फोर्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मान लो पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से इधर थीटा एंगल पर। तो इन्होंने कहा कि हम पूरी वेलोसिटी को नहीं लेंगे, हम इसके दो कंपोनेंट करेंगे। क्या करेंगे? दो, एक करेंगे इसका वर्टिकल, एक करेंगे हॉरिजॉन्टल। एक करेंगे इसका वर्टिकल, एक करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो जो ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है ये कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड से? 90 डिग्री। तो ये कह रहे हैं हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे। बात समझ आई? यानी वेलोसिटी तो थीटा एंगल पर है मैग्नेटिक फील्ड से, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कह रहे हैं कि हम इस वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट है। अगर थीटा एंगल उधर है तो ये हो जाएगा v sin थीटा, उधर वाला v cos थीटा। जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा वो हो जाएगा v cos थीटा, क्योंकि थीटा के बल वाला v cos थीटा लेते हैं, और ये वाला हो जाएगा v sin थीटा। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई हम वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको लेना नहीं है। तो बचा कौन? v sin थीटा। तो वही लिखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v sin थीटा। बिल्कुल बात अच्छे से क्लियर है, कोई भी डाउट? ठीक है, तो यानी तीन बात क्लियर हुई। क्या क्या? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। Not only velocity, the component of velocity which is perpendicular to the magnetic field. ओके, तो अब कंबाइन द अबव फैक्टर्स वी गेट, इन सारे फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे। मैंने पहले भी बोला है, जब भी मेरी वीडियोस को देखो भाई नोटबुक लेके पेन लेके बैठो और साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। मैं हर बार अपनी बात को समझाने के बाद टाइम देता हूं जिससे आप नोट्स बना सको खुद से, साथ के साथ बनाओगे साथ के साथ समझ भी आता जाएगा। वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया? ठीक है, अब सारे के सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर दो। तो जब सारे के सारे फैक्टर्स को कंबाइन करोगे तो आ गया भैया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द B Q V sin थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। F Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आ गया। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V sin थीटा के, वो भी आ गया। अब हमें पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है और वहां पर इक्वल का साइन लगाया जाता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटने की वजह से एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट का नाम होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
ठीक है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आ गया F इक्वल्स टू के बी क्यू वी साइन थीटा। तो ये आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया जो कि एक रिलेशन बता रहा है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज और उसकी वेलोसिटी के बीच में। आगे बोला है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सो डिफाइंड दैट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बिकम्स यूनिटी। अगर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि के की वैल्यू ये लोग बोल रहे हैं 1, तो आप क्या करो, पुट कर दो, तो आपको मिल गया F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यानी उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आने की वजह से एक्सप्रेशन में या कह लो फॉर्मूले में कोई भी फर्क हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि के की वैल्यू 1 रख दी तो फॉर्मूला वही आ गया F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। फिर से बता देता हूं, वेयर क्यू इज द चार्ज, वी इज द वेलोसिटी, लेकिन साइन थीटा साथ में, यानी वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए बोलूंगा वी साइन थीटा एक साथ है, साइन थीटा अलग से नहीं है, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर है? या इसको ऐसे समझो दूसरे तरीके से कि Q इज द चार्ज एंड V इज द वेलोसिटी, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। V इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड sin थीटा इज द साइन वैल्यू ऑफ द एंगल व्हिच इज इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लेन कर लो। थीटा आपका क्या है, जिस डायरेक्शन में आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके साथ जो एंगल बन रहा है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो है उसकी साइन की वैल्यू। बिल्कुल बात क्लियर अच्छे से मेरे भाई, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस फोर्स डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल साइड अवे एंड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट था, यानी कि जो ये कह रहे थे ना कि जब पार्टिकल मूव करता है वी वेलोसिटी से तो जो फोर्स लगती है वो इतनी लगती है, और यही वो फोर्स है जो लगती है, यानी F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो नाम समझ में आ गया, लॉरेंज फोर्स। ये उन्हीं साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए जो डच फिजिसिस्ट साइंटिस्ट हैं, उनका नाम क्या था, एंटून लॉरेंज करके था। ठीक है, एंड्री एंटून लॉरेंज ऐसे कुछ नाम था, तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए इसका नाम लॉरेंज फोर्स पड़ गया। ठीक है, आगे, एज द डायरेक्शन ऑफ F इज परपेंडिकुलर टू द बोथ V एंड B। अब इन्होंने बोला है कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो परपेंडिकुलर है V और B के, यानी अगर ये एक सरफेस है तो यहां पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और यहां मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी फोर्स, या तो ऊपर या फिर नीचे, यानी इस प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल दोनों हैं, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल दोनों हैं, बट इसके परपेंडिकुलर फोर्स है। ओके, सो वी कैन एक्सप्रेस F इन टर्म ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ V एंड B। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है, फोर्स आपकी परपेंडिकुलर है, तो क्या हम इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? किसका वेक्टर फॉर्म, Q और V और B का, क्योंकि V भी एक वेक्टर है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम F को ऐसे लिख देते हैं, F वेक्टर इक्वल्स टू Q तो बाहर ही रहेगा, V वेक्टर इनटू क्रॉस B वेक्टर। लिख सकता हूं कि नहीं? ध्यान से देखो, F वेक्टर इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब आपको याद आ रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट का हमेशा डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स रखे गए हों, यानी V और B जिस भी प्लेन में होंगे इनका डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए साइन प्रोडक्ट लिख दिया। या ऐसे कहो क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि साइन थीटा था, हमें पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता था हमारा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो इन्होंने कहा वी थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो उन्होंने कहा अगर ए बी साइन थीटा है कोई चीज तो ए क्रॉस बी लिख दो, तो क्यू बी साइन थीटा को बना, वो वी बी साइन थीटा को बना दिया वी क्रॉस बी, और क्यू को एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? तो एक और आपने फोर्स को, जो ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स निकली, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखकर रिप्रेजेंट कर दिया, यानी F वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, एज द डायरेक्शन ऑफ F, फोर्स का डायरेक्शन बताई दिया कैसा है, परपेंडिकुलर है, किसके, जिस प्लेन में आपका मैग्नेटिक फील्ड और वो पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर है? वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा F वेक्टर इक्वल्स टू लिख दिया Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे स्पेशल केसेस आ जाते हैं, कुछ स्पेशल केसेस क्या देखते हैं। नंबर 1, इफ V इक्वल्स टू 0, अगर F इक्वल्स टू क्या है, Q V B साइन थीटा, ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इन्होंने बोला कि केस 1 ऐसा ले लो कि मान लो Q 0 हो गया, वो सॉरी V 0 हो गया, Q 0 नहीं, V 0 हो गया, यानी भैया चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा। तो ये तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोली थी कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता, यानी कि स्टैटिक पोजीशन में होता है, यानी कि रेस्ट में होता है, तो उस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं की जाती। वो बात यहां से प्रूफ हो जाएगी। तो देखो V 0 लिख दो भाई, F इक्वल्स टू Q, V को 0 पुट किया इनटू B sin थीटा। अब भैया 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज में कर लो, 0 इनटू समथिंग यानी 0, यानी सारा टर्म बन गया 0। तो इसीलिए इन्होंने बोला दस स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल या जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। इस बात का प्रूफ हमने फॉर्मूले से कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले में क्यू वी बी साइन थीटा वेलोसिटी होनी ही चाहिए अगर आपको फोर्स एक्सपीरियंस करानी है तो। क्यों? क्योंकि फोर्स में वी है। केस 2, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, अब कह रहा है कि अगर थीटा 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा। थीटा 0 का मतलब समझो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अब तक हम क्या कह रहे थे कि चाहो तो वेलोसिटी को किसी एंगल थीटा पे लिख लो, लेकिन कोई कह रहा था नहीं नहीं यार, हम तो वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर है, भैया ये वाला ले लो। ठीक है, वेलोसिटी का ये वाला वो ले लो v sin थीटा। लेकिन अब कह रहा है कि v b के ही डायरेक्शन में है, यानी कि भैया जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वो मूव करने लग गया चार्ज पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव करने लग गया पार्टिकल। कोई एंगल ही नहीं बना रहा, परपेंडिकुलर तो छोड़ो, कोई एंगल भी नहीं बना रहा। तो यानी कि
इनके बीच का एंगल हो गया जीरो, बी और वी के बीच का। फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं क्या आएगा। भैया वैसे वी जीरो हुआ तो साइन थीटा, थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो भाई थीटा इक्वल्स टू जीरो, और हम जानते हैं साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू बी इंटू वी इंटू क्यू, ऑल आर जीरो। ठीक है, तो सारी चीजें जीरो हो गई, तो यहां पर भी एफ जीरो हो गया। एक और कंडीशन में बात की है, अगर मान लो कि एंटी पैरेलल हो, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल इधर मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल इधर मूव करे, तो एंगल कितना बनेगा इनके बीच में, 180 डिग्री। तो साइन 180 भी क्या होता है, जीरो। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि अगर आप चाहे थीटा को रखो जीरो, चाहे रखो 180, या चाहे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव कराओ, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव कराओ, दोनों ही केसेस में आपको जो फोर्स मिलेगा वो जीरो मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। Thus, a charged particle moving parallel or anti-parallel, अगर parallel है या anti-parallel है, parallel जब थीटा जीरो है, anti-parallel जब थीटा 180 है, to a magnetic field does not experience any force in the magnetic field। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। आगे केस 3 है, इफ थीटा 90, थीटा 90 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है बी, और आपकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इधर है वी, बिल्कुल एक्जैक्टली 90 में मूव कर रहा है, वो तो सही बात है, फोर्स तो इसके परपेंडिकुलर, या तो अंदर की तरफ होगी, या तो अंदर की तरफ होगी क्रॉस, या बाहर की तरफ होगी डॉट। तो वो तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि किधर है, हम वी और बी के बीच में देख रहे हैं एंगल के बारे में। ठीक है, तो या तो अब देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, बी और वी के बीच में 90। हमसे फॉर्मूले के स्टार्टिंग में बोला गया था कि भैया हम मैग्नेटिक फील्ड और जो पार्टिकल वेलोसिटी बी है, ये बी था, और हमारा पार्टिकल थीटा एंगल पे मूव कर रहा था वी वेलोसिटी से, तो वहां भी इन्होंने स्पेशली एक बात बोली थी कि भाई हम उस वेलोसिटी का वही वाला कंपोनेंट लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, सिर्फ वही लेंगे और नहीं लेंगे। तो मजबूरी में हमें इसके दो कंपोनेंट करने पड़े थे, एक करना पड़ा था वी कॉस थीटा, एक करना पड़ा था वी साइन थीटा, और वी साइन थीटा को ले लिया गया था आपके फॉर्मूले में। पर भैया इस बार तो पूरा का पूरा वेलोसिटी ही 90 पे आ गया, तो कंपोनेंट नहीं होती नहीं है, तो पूरा वेलोसिटी 90 डिग्री पे आ गया। तो बी और वी के बीच में एंगल कितना है, 90, तो बहुत अच्छी बात हो गई। वो तो खुद चाह रहे थे कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लो जो परपेंडिकुलर हो, यहाँ तो पूरा का पूरा वेलोसिटी, कोई कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या होगा, जैसे ही थीटा 90 रखा तो फॉर्मूला बन गया हमारा क्या, एफ क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यानी एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो यहां से पता चला कि F इक्वल्स टू क्यू वी बी, यानी चार्ज मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई मैग्नेटिक फील्ड, जो कि चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये केस आपका हो गया जिसमें चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वहां मैंने जो एक क्वेश्चन लिखा था ना स्टार्टिंग में कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स, तो याद रखना जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो। तो कंक्लूजन क्या निकला, सारी बातों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, फोर्स नहीं लगेगी। यानी अब एक और अच्छी बात, हाँ ये तो पता ही था कि चार्ज रेस्ट में हो तो फोर्स नहीं लगती, भैया यहां तो पता चला चार्ज मोशन में हो तो भी फोर्स नहीं लगती। समझ रहे हो ना, एक और कॉन्सेप्ट पता चला, क्योंकि वहां हमने पढ़ा था भैया चार्ज मोशन में होगा फोर्स लगेगी, नहीं कंडीशन है, क्या पता चार्ज है नहीं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे, भैया जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर चार्ज मूव कर रहा है। आप कहोगे नहीं भैया जब चार्ज मूव करता था तो फोर्स लगती है, नहीं लगती। कहां लग रही है, अभी देखा कि जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा था, नो फोर्स। जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा था, नो फोर्स। ओनली द चार्ज पार्टिकल व्हेन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका केस हो गया मैक्सिमम फोर्स का, क्लियर है। अगर आपका एंगल 90 पर नहीं है, अगर किसी एंगल पर है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट लेके। सारी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे बताया जाएगा रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा टॉपिक आ गया। यानी अब तक भैया इतनी देर से आप एक ही बात बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है फोर्स लग रही है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोर्स नहीं लग रही, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स नहीं लग रही, चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर है मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स लग रही है, मैक्सिमम लग रही है। पर जैसे डायरेक्शन की बात आती है तो बस इतना कह देते हो कि या तो ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। यही तो कह रहे हो बार बार, या तो ये तो क्लियर हो गया, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। लेकिन अब भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया कि फाइंड करो भाई कौन सा, क्लियर करो ऊपर के नीचे। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, यहाँ पर कंडीशन ये है आपकी सीधी सीधी। यानी कुछ कैसा सिनेरियो है, सिनेरियो ऐसा है, यही बना देता हूँ। चलो ये आपका अगर मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये आपका चार्ज का पार्टिकल है फोर्स। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इतना तो क्लियर है, एफ और बी अगर इस बोर्ड पर लाई कर रहे हैं तो मेरे भाई अब तो आप बहुत अच्छे से एक बात जान चुके हो। क्या जान चुके हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स अगर बोर्ड पर लाई कर रहे हैं तो इस पर लगने वाली फोर्स या तो बोर्ड से बाहर होगी या इस बोर्ड के अंदर होगी। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, बस दिक्कत है सर किधर होगी एग्जैक्टली बताओ, बोर्ड के अंदर के बोर्ड के बाहर। अब उसके लिए हमारे आता है, एक तो आता है ये वाला पाम रूल, और ये आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये पाम राइट हैंड है। अब पाम राइट हैंड क्या बताता है ये ध्यान से समझना। पहले अपना राइट हैंड ले लो, ठीक है, क्या ले लो, राइट हैंड। तो राइट हैंड ले लिया हमने, ठीक है। अब वो कह रहा है राइट हैंड को आप किस तरीके से एडजस्ट करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एडजस्ट करो। तो देखो डायग्राम को देखते चलना, इसलिए मैंने 3D बनाया है। मैंने अपना राइट हैंड पाम इस तरीके से रख लिया।
तो जैसे ही रखा तो मेरी जो उंगलियां हैं वो किस डायरेक्शन में, बोर्ड के अंदर, किधर है, बोर्ड के अंदर। तो ये हो गया मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो डॉट बना के उन्होंने बी अंदर ले लिया। ये बात क्लियर आई? देखो हाथ ऐसे है, मैंने भी ऐसे हाथ रख लिया, तो ये कह रहा है कि अंदर की तरफ है बी मैग्नेटिक फील्ड, जो मेरी उंगली जा रही है अंदर की तरफ, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब कह रहा है अपना थंब खोल दो, जो ये थंब है अपना ये खोल दो। ठीक है भाई खोल देता हूं, ये खोल दिया मैंने। अब देखो ये हाथ है मेरा, अब हाथ को कैसे रख रहा हूं मैं, ऐसे। क्यों रख रहा हूं ऐसे? क्योंकि भैया ये चीज बता रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर मानी मैंने, और आपका थंब बता रहा है पार्ट के अंदर मूव कर रहा है। तो देखो हो गया 90 डिग्री की नहीं, देखो ना ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली चीज, और ये आपका फोर्स है। कितना एंगल है यहाँ पे, 90 डिग्री, देख लो कितना बनता है 90, इसे 90 बोलते हैं। ठीक है, ये थंब और इस उंगली के बीच में एंगल बनता है इस पॉइंट पे 90। तो इसी को एक ओरिएंटेशन दिया है, कैसे, ऐसे। क्लियर है? तो ये बातें फुलफिल हो गई कि भैया मैग्नेटिक फील्ड और आपको चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, फोर्स जो लग रही है वो परपेंडिकुलर है। तो इतना तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां लगता था, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो या तो हाथ के ऊपर लगेगा या हाथ के नीचे। अब इन्होंने क्लियर कर दिया राइट हैंड पाम रूल ने कि फोर्स भैया इस पाम के ऊपर लगेगा। हाँ कि ना, बात समझ आई अच्छे से? कंडीशन कब, जब मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर है और चार्ज पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, एंगल कितना बनना है 90। तो अपने पाम को ऐसे एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर ना होके आपकी तरफ है, लो ऐसे कर लो सीधा सीधा। ठीक है, और हम पार्टिकल को इधर ही मूव कराएंगे, जो वेलोसिटी है हम उसे इधर ही मूव कराएंगे। बस हमारी इच्छा है कि जो आपने अपनी उंगलियां बोर्ड के अंदर की तरफ रखी थी, उस उंगलियों को यानी उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बाहर की तरफ रखना चाहते हैं, और पार्टिकल को सेम इसी डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो बताओ फोर्स कहां लगेगी, करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, ये लो रख दिया हाथ, यानी उंगलियां आपकी तरफ। अब आप चाह रहे हो कि फोर्स किधर लगे, इधर लगे। तो मैंने थंब खोला, लेकिन मेरा थंब कह रहा है पार्टिकल इधर मूव करेगा। आप करो ना, इधर मूव नहीं करने देंगे, इधर ही मूव कराओ, लो कर दिया। अब कंडीशन फुलफिल हो गई, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी आपकी तरफ, मेरा थंब इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसा आप चाहते हो कि पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इधर फोर्स लग रही है, वो इधर पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है। तो भाई अब ये किधर हो गया, पंप नीचे, तो इस बार फोर्स लगेगी इस प्लेन के नीचे की तरफ। तो बात क्लियर है? तो ये चीज है आपका राइट हैंड पाम रूल, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कोई डाउट यहां तक? अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड आगे भी करके बता दी। अब कोई कहे नहीं हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी इधर नहीं है, इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो रखो हाथ ऐसे, उंगलियां आपकी तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ, पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरफ। अब इस बार फोर्स वापस से ऊपर की तरफ। क्लियर है? ओके ठीक है भाई। अगर ये नहीं लगाना तो आपके पास है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझते हैं, लेफ्ट हैंड रूल लो। अब लेफ्ट हैंड रूल के अंदर अपनी फोर फिंगर, अपनी मिडल फिंगर, अपने थंब, इन तीनों को इस तरीके से एडजस्ट करोगे तीनों परपेंडिकुलर हो जाए। तुम कहोगे मैं तो ऐसे रखूंगा, भैया ऐसे रखने पर तीनों परपेंडिकुलर नहीं है, कैसे रखोगे फिर, ऐसे। देखो अभी देखो ध्यान से समझना, फोर फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और इस तरीके से देखो तब भी फोर फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में एंगल 90 डिग्री, और जो थंब है मेरा उसका भी एंगल 90 डिग्री, किसके साथ, फोर फिंगर के साथ भी, मिडिल फिंगर के साथ भी। तो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ऐसे देख लो, ये जो पोजीशन है ये हो गई आपकी जब आपके फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों परपेंडिकुलर है। तो क्या कहता है, ध्यान से समझना, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है, फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ये आपका किसका डायरेक्शन है, यानी पार्टिकल के मूव करने का डायरेक्शन है। करंट और पार्टिकल का मूव करने का सेम होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है यानी उधर इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट या कह लो पार्टिकल के मूव करने का डायरेक्शन है। लेकिन ये कंडीशन है, पॉजिटिव पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ये किसका डायरेक्शन है, जहां पॉजिटिव पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आपका थंब फोर्स बताएगा। वही कंडीशन लेते हैं आपकी वाली। आपने क्या बोला था कि सर जब पार्टिकल इधर मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ होगी तो फोर्स क्या होगा, जो हमने राइट हैंड पाम रूल से निकाला था, याद है ना, जब उंगलियां ऐसे थी आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड था और पार्टिकल मूव कर रहा था इस तरफ, तो फोर्स नीचे लग रहा था। ये बात बताई थी मैं राइट हैंड पाम रूल ने। अब हमारा मन है क्रॉस चेक करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से सही बात है कि नहीं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपकी तरफ, कौन सी उंगली मैग्नेटिक फील्ड बताती है, ये वाली, फोर फिंगर आपकी तरफ कर दी मैंने। ठीक है, अब पार्टिकल पॉजिटिव किधर मूव कर रहा था, मेरे लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, लेकिन उंगली तो मेरी ये वाली राइट में, तो लेफ्ट करो। अब देखो कंडीशन, देखो कंडीशन, अब क्या हो रहा है यहां पे मेरे भाई कि मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ और आपके अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था वो इस तरफ, तो थंब किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, यानी थंब कह रहा है भैया फोर्स इधर लग रहा है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है और पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, इस तरफ कर रहा है। तो यही बात हमारी राइट हैंड पाम रूल ने कही थी, यही बात हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कह रहा है, यानी कि डायरेक्शन भैया पक्का यही वाली है, नीचे की तरफ। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट? तो दो तरीके मिल गए, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। एक और चाहिए केस, ठीक है, एक और कंडीशन देता हूं, वही वाला कर लो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यानी कौन सी उंगली मैग्नेटिक फील्ड बताती है, फोर फिंगर, मूव कर दो इधर, हो गई मूव। अब आपका पार्टिकल किधर था, इधर किधर मूव कर रहा था, आपने कहा था इधर, तो देखो ये जो मेरी सेंटर फिंगर है वो मैं अपनी तरफ ले आया, सेंटर फिंगर मेरी तरफ, देख लो सेंटर फिंगर मेरी तरफ, और ये जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ, थंब ऊपर, यानी फोर्स ऊपर लगेगी। राइट हैंड पाम रूल भी तो ये कहता था, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो आपका पाम बताएगा फोर्स ऊपर। तो भाई मन हो तो पाम रूल यूज करना, मन हो तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना, चॉइस इज योर्स। क्लियर है? लेकिन हाँ रिजल्ट नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं भैया राइट हैंड पाम रूल कह रहा है डाउनवर्ड, ये कहेगा अपवर्ड ना, उसने कहा अपवर्ड तो ये भी अपवर्ड, डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड।
बिल्कुल बात अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी आपको पता चल गया कितनी फोर्स लगती है, आपको पता चल गया कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि इतनी देर से बार बार एक ही बात बोल देते थे भैया उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी फोर्स जिसमें आपका क्यू और वी है, यानी कि जो चार्ज है जिसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। लेकिन अब एग्जैक्टली पता चल गया कि फोर्स या तो ऊपर होगी परपेंडिकुलर, तो दो ही रास्ते हैं इस प्लेन के, या तो ऊपर परपेंडिकुलर होगा या नीचे परपेंडिकुलर होगा, वो पता करना आपको आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है वहीं से निकाल दो। अगर F इक्वल टू हमारा आया था क्यू वी बी साइन थीटा, ये आया था। अगर किसी को क्या निकालना हो, किसी को निकालना हो मेरे भाई ये B, तो क्या करना पड़ेगा, F को इधर ही लिखा रहने दो, Q को यहाँ पहुंचा दो, V को यहाँ पहुंचा दो, साइन थीटा को यहाँ पहुंचा दो, तो आपका इधर अकेला रह गया B। तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। क्लियर है? तो है B इक्वल टू F क्यू वी साइन थीटा। तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से समझना। अगर Q की वैल्यू 1 रख दो, यानी चार्ज 1 कूलम, वेलोसिटी को 1 मान लो यानी 1 मीटर पर सेकंड, थीटा को 90 मान लो यानी कि परपेंडिकुलर कौन कौन, जो आपका चार्ज पार्टिकल है, जो मैग्नेटिक फील्ड और आपकी जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है, ठीक है, थीटा 90 मान लिया, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि B इज इक्वल टू F, B इज इक्वल टू F। लेकिन कंडीशन है B F के इक्वल कब है, जब आपका Q 1 है, V 1 है, थीटा 90 है, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स। तो ये कैसे डिफाइन किया, ध्यान से समझना। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग अ यूनिट चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है कि जो उस पर फोर्स लग रही है, किस पर, यूनिट चार्ज में, जो मूव कर रहा है यूनिट वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर डिफाइन होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है जब जो फोर्स लग रही है किस पर, यूनिट चार्ज पर, और वो मूव कर रहा है यूनिट वेलोसिटी से राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के वो पार्टिकल का मूवमेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी राइट एंगल पर है, यानी कि 90 डिग्री पर है। तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस फोर्स के इक्वल है। वही कहानी है कि नहीं, B इज इक्वल टू F व्हेन चार्ज इज यूनिट एंड द मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एंड द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई? बिल्कुल फील आया उस डेफिनेशन का कि भाई एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है? अब बात आती है ऐसा यूनिट की कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को आप मेजर कैसे करोगे, क्या क्वांटिटी को किस यूनिट में रखोगे। तो निकालते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी यूज, फॉर्मूले में लगा दो। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की है। वरना अगर इससे निकाल लियो, इससे निकाल लो। कैसे निकालो? फोर्स की यूनिट रख दो न्यूटन, चार्ज कूलम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, साइन कुछ होता नहीं है, तो क्या आ जाएगी, ये ऊपर पहुंच जाएगा न्यूटन सेकंड कूलम मीटर। क्लियर है मेरे भाई? देखो यहाँ पे एक बात समझना ध्यान से अच्छे से कि जो मैग्नेटिक फील्ड की आपकी यूनिट आई वो आई न्यूटन कूलम मीटर पर सेकंड। ये आई कि नहीं आई? न्यूटन कूलम मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर जो दी हुई है आप कंफ्यूज मत होना, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर दी हुई है। देखो पहले मैं अपनी यूनिट लिखता हूँ जो मेरी आई थी। तो F इक्वल टू क्या था मेरा, क्यू वी बी साइन थीटा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से वैल्यू निकाल रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो पाए कि भाई किस तरीके से न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर है, क्योंकि हमारी तो अभी कुछ और आई थी। तो देखो बी की वैल्यू निकालो, F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा इज इक्वल टू बी। वैल्यू पुट करो, F कितना है न्यूटन, ठीक है, चार्ज कितना कूलम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब आप कह रहे हो सर हमारी तो ये आई है न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकंड, इनकी है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। एक बात है, कूलम पर सेकंड क्या होता है? कूलम पर सेकंड याद हो तो एम्पियर होता है कि नहीं होता? चार्ज पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T, चार्ज कूलम में यानी Q सेकंड यानी टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, या कूलम पर सेकंड एम्पियर होता है, तो कूलम पर सेकंड को एम्पियर लिख दो तो क्या आ जाएगा, न्यूटन एम्पियर मीटर। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो इसीलिए इन्होंने यूनिट दी है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जो कि इक्वल है 1 टेस्ला के। तो क्लियर है, आपकी यूनिट आई न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। कैसे आई? क्योंकि न्यूटन कूलम मीटर पर सेकंड था, तो कूलम पर सेकंड को एम्पियर बनाया, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है। तो कूलम पर सेकंड जैसे एम्पियर बना तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया, और ए और एम दोनों को ऊपर ले जाएगा, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। बिल्कुल अच्छे से सारी बात क्लियर है मेरे भाई। तो आपको यूनिट भी समझ आ गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। आगे द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो एक और यूनिट है जो कि हमने भी पढ़ी, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, लेकिन जो इसकी ऐसा यूनिट यूज होती है, जैसे टाइम कैसे सेकंड होती है, हालांकि टाइम आवर्स में भी होता है, टाइम मिनट में भी होता है, लेकिन जब ऐसा यूनिट की बात आती है तो टाइम आपको मेंशन सेकंड में ही करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब भी मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट की बात आएगी आप किसमें मेजर करोगे, टेस्ला में। ठीक है, आगे अब 1 टेस्ला से आप क्या समझते हो, यानी कि 1 टेस्ला से फॉर्मूले में पुट कर दो। 1 टेस्ला से क्या समझते हैं, जब F1 हो जाए, Q1 हो जाए, V1 हो जाए, साइन 90 हो जाए। तो देखो 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन विच अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, जिसके अंदर 1 कूलम का चार्ज, ध्यान समझते हैं ना, Q1 हो गया,
मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला तब होगा जब 1 कूलम का चार्ज मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, यानी VB1 बना दिया 1 मीटर पर सेकंड एट अ राइट एंगल टू द फील्ड एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यानी कि उस 1 न्यूटन की फोर्स जो किस पर लग रही है, यानी FB1 कर दिया और राइट एंगल पर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो सबको 1 रखने पर B अपने आप आ जाएगा 1 टेस्ला। यानी समझ रहे हो ना, कहानी खुद बनानी पड़ती है, फॉर्मूला सामने होता है। तो क्या बोला, 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इन विच अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एट अ राइट एंगल टू द फील्ड एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। बिल्कुल क्लियर है। कहानी क्या है, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कहलाएगा जब 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 न्यूटन की फोर्स लगने पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो हम कहेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है। बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, ठीक है। आगे, द फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अ वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो 1 टेस्ला सुनने में लग रहा है, हमें लग रहा है यार यूनिट टेस्ला ही तो है, यूनिट टेस्ला तो बहुत छोटा सा होता होगा, 10 टेस्ला, 20 टेस्ला, 500 टेस्ला, क्योंकि मैं तो आता है 1 तो बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन भाई 1 टेस्ला भी बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड के उसमें केस में। तो वेरी ऑफन द मैग्नेटिक फील्ड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड द गॉस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो टेस्ला आता है ना 1 टेस्ला, वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है एज कंपेयर टू अदर मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में या कह लो मैग्नेटिक फील्ड के एरिया के अंदर देखा जाए तो 1 टेस्ला को बहुत बड़ी या बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड माना जाता है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की स्मॉलर यूनिट यूज की जाती है जिसे हम बोलते हैं गॉस, GAUSS। तो 1 गॉस इक्वल होता है 10 टू द पावर -4 टेस्ला। इस बात को याद रखना मेरे भाई कि 1 गॉस इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। क्लियर है? वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा सा मैं आइडिया दिया हुआ है कि सम टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपको आइडिया हो जाए कि 1 टेस्ला कितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बस थोड़ी सी ध्यान रखना, सरफेस ऑफ अ न्यूटन स्टार 10 टू द पावर 8 टेस्ला, ये तो बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। लार्ज फील्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर जो लार्ज फील्ड होता है वो 1 टेस्ला का। फील्ड नियर अ बार मैग्नेट, जो एक बार मैग्नेट होती है उसके आसपास का जो फील्ड होता है वो होता है 10 टू द पावर -2 टेस्ला। फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ये अर्थ के सरफेस पे होता है। फील्ड इन इंटरस्टेलर स्पेस 10 टू द पावर -12 टेस्ला, यानी ये कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए थे, कुछ टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड्स दिए हुए हैं। क्लियर मेरे भाई? आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है, यानी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आ गया और आपको पता चल गया कितनी फोर्स लगती है, और साथ में आपको ये पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि एक बहुत बड़ी यूनिट मानी जाती है, और आपने 1 टेस्ला को भी डिफाइन कर लिया। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है वो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी डाउट रह गया हो या कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और बात, काफी बच्चों का कमेंट आ रहा है, मैंने 2-3 बच्चों का देखा कि वो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि सर आप SL अरोरा के न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं करा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मैंने पहले भी बोला है, अभी मेरे चैनल पर बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं थी, तो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में चलूं। समझ रहे हो ना? अब जो बड़े चैनल है उन पर तो भाई कमेंट्स भरे रहते हैं कि सर ये पढ़ाओ, सर वो पढ़ाओ, सर इसका क्वेश्चन नहीं आया, सर उसका क्वेश्चन नहीं आया। भैया मेरे कमेंट सेक्शन खाली पड़े हुए हैं, तो मुझे भी एग्जैक्टली एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा ना, तो इसीलिए मैं अपने टॉपिक्स वाइज आगे बढ़ता जा रहा हूं। लेकिन मुझे खुशी है कि कुछ 12th के बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं, यानी वो अब मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर हमें इस SL अरोरा की बुक के न्यूमेरिकल्स चाहिए। तो भाई अब आपने मुझे बोला है तो मैं न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट करूंगा। इसीलिए मैं अब तक क्या कर रहा था, टॉपिक वाइज चल रहा था, क्योंकि भाई कहीं देख ही नहीं रहा था, मतलब देख रहे थे लेकिन किसी का कमेंट नहीं आ रहा था, कोई मेरे साथ साथ नहीं चल रहा था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार न्यूमेरिकल कराऊं कि आगे बढ़ जाऊं कि नेक्स्ट टॉपिक कराऊं। तो अब जैसा बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर न्यूमेरिकल शुरू कराओ जल्दी से जल्दी, तो भाई बस मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूं अपना मैग्नेटिज्म वाले को, इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स कराना शुरू कर दूंगा। बस इस चैप्टर को कंप्लीट करा लेने दो, ठीक है? जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? और बाकी कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक देना हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो या जो भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।